अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और इस हुकूमत के लिए वक्त का मुकाबला बड़ा सख्त है। 2.5 साल रह गए हैं हुकूमत के डिलीवर करने के लिए और अगर वो चाहती है कि अगले इंतखाबात में अवाम की अदालत में वो सुरखरू हो तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए साल की इब्तिदा पर ही इस अज़्म का अदा किया है कि जो 2021 यानी अब ये जो साल है ये तरक्की का साल होगा मुल्क के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से कहा कि जी माशी समत भी हमारी दुरुस्त है, मुख्तलिफ दीगर शोबों में भी PTI की हुकूमत सुरखरू होगी और मुल्क के लिए बड़ा साजगार होगा। एनालिस्ट से अपने यही पूछना है हमने कि जो दावे किए जा रहे हैं या जिस अज़्म का अदा किया जा रहा है क्या ये दावे मुमकिन लगते हैं। तो अपने एनालिस्ट से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये साल 2021 तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरक्की का साल होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आज तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी अज़्म का अदा किया और कहते हैं कि जी नए साल में कारकर्दगी बेहतर, मजीद बेहतर बनाएंगे। क्रूशल ईयर है वज़ीर आज़म के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, इसलिए कि अगर आप ये साल ख़त्म होगा तो फिर 3.5 साल हो चुके होंगे। इसका मतलब ये कि फिर इलेक्शन की एक फ़ज़ा बन जाएगी उसमें। अब इसके बीच में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो टारगेट है वो दो हैं। एक ये कि 2021 नैब का साल हो। नैब के साल से मुराद उनकी ये है कि जरदारी साहब को सज़ा हो जाए, मियाँ साहब को सज़ा हो जाए, शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी और ये जरदारी फैमिलीज़ को सज़ाएं हो जाएंगी। तो उनका वो राइट और रॉन्ग, उनका वो बुनियादी नुक्ता जो है वो टारगेट अचीव कर लेंगे कि जी जिन लोगों को मैं चोर डाकू कहता था उनको मैंने सज़ाएं दिलवा दी। दूसरी बात वो जो सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं वो सेहत कार्ड के ऊपर है। जितना सेहत कार्ड तकसीम होगा उससे, जिस तरह पीपल्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो इमरान खान का टारगेट ये है कि पंजाब में किसी तरीके से इतनी डेवलपमेंट्स हो, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली जो है वो एक्टिविटी हो, क्योंकि पंजाब ही उनका वीकर लिंक है। सिंध में वो उतने उस हद तक नहीं काम कर सके। कराची उनके लिए, सिंध का जो दारुल खिलाफा है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि 14 सीटें हैं और 2.5 साल में कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा आज भी उनका सेफेस्ट हेवन है, आज भी उनका स्ट्रांग होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा में, और अब चूंकि फाटा भी उसका हिस्सा है तो वहां तो उनकी पोजीशन उतनी ही बज़ाहिर स्ट्रांग नजर आती है। पंजाब में वो जो गेन करना चाहते थे वो नहीं गेन कर सके। तो उनका पूरा टारगेट ये है कि पंजाब को किसी तरीके से जो है उसमें गेन करें, पॉलिटिकली गेन करें। और क्या हो पाएगा? देखिए उनके लिए ये जो इशू है ये आसान नहीं होगा, ये टारगेट उनके लिए आसान नहीं होंगे। वो नैरेटिव जितना बिल्ड करते रहें, क्योंकि अब उनको जज किया जाएगा कि जी 2.5 साल में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, इन 1 साल में आप कितनी बेहतर कर सकते हैं। मतलब इसके लिए भी आप हाँ या ना कोई ऑप्शन नहीं ले रहे? नहीं, ऑप्शन आप ले नहीं सकते, इसलिए कि आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है, ऑप्शन ले नहीं सकते। ठीक है, मज़हर साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे और मज़हर साहब कह रहे हैं कोई ऑप्शन लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हसन निसार साहब शुरू से एक ऑप्शन लिए हुए हैं। वो कहते हैं जी मैं बड़ा नाउमीद हूँ। हसन साहब, नए साल पे नए अज़्म का अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कुछ थोड़ी सी उम्मीद हो चली आपको? नहीं, मेरा ख्याल है आपने पिछले चंद महीनों से मेरी मारूज़ात और गुजारिशात पे गौर नहीं फरमाया। ठीक है, मैं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, सच्ची बात है। अब मुझे ज़ाती तौर पे आपके सवाल पे आते हैं, बाकी छोड़ो आप। जवाब आपने खुद दे दिया 2 बार 3 बार मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तंजिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि साबका हुकूमतों और PTI की परफॉर्मेंस का फर्क जो है वो हसन साहब मैंने तो पूछा हो जाएगा, लेकिन चले बहुत खूब पूछा, सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद, एक बार फिर पूछें। अच्छा, तो कंक्लूड मैं इसको इस तरह करूंगा कि किसी किस्म के मोजज़े की तवक्को ना रखें। एक फ़र्क है जो वाज़े होना शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी मोजज़े की तवक्को हरगिज़ ना रखें। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। लेकिन एक फ़र्क है जो वाज़े होना शुरू हो जाएगा, यानी आप बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। आपको लगता है होगा। मुनीब फारूक साहब,
बड़े चैलेंजेस थे। वजीर आजम ने इससे पहले भी ये दावा किया, लेकिन 2020 में कोरोना एक नागाहानी आफत भी आ गई, फिर दीगर चैलेंजेस थे। क्या लगता है 2021 2020 की एक रेपिटेशन होगा या फिर हम कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं, कुछ नजर आनी शुरू होगी बेहतरी। देखिए जो इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी का मामला है, इसको तो सही पर्सपेक्टिव के अंदर देख के ही रख के ही आप एनालाइज कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि मेरे पास कोई ऐसा इस वक्त कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि मैं ये तज्जिया कर सकूं कि मुल्क मुआशी तौर पर कितनी तरक्की करेगा। उम्मीद और प्राइम मिनिस्टर अगर कर रहे हैं तो हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उसकी सियासी जो एस्पेक्ट है मैं उसको ज़रूर एनालाइज करना चाहूँगा कि ये अब वो साल है जिसमें डिविडेंड, अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिफॉर्म्स किए हैं जिनको वो रियली चाह रहे हैं कि उनका डिविडेंड आए, तो इस साल आना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि चौथे साल के अंदर तो बस आपकी फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है। पांचवा साल इज़ नो गवर्नमेंट, वो तो आप फिर अपनी फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, अपने खिलाफ जो अटैक आ रहा हो उसको काउंटर कर रहे होते हैं। इसी साल और अगले साल के मिड तक कोई डिलीवरी है जो इस गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है जी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुनीब साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे फिर आप भी वाले से कोई डेफिनेटिव बात वैसे मैं अच्छा नहीं मैं देखें, आप लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, आप लोग सारी तरफ से खासतौर पे सियासी मंजरनामे पे क्या चल रहा है वो तो देख ही रहे हैं, तो प्रेडिक्शन तो कुछ हो सकती है ना। देखिए अगर आप सियासी पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी इज लिंक्ड टू इकोनॉमी, ठीक है। देखिए अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी जो पटाखे हैं वो फूटेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पर कुछ बड़ा अपसेट होने जा रहा है। सियासी स्टेबिलिटी इस हुकूमत को मिलेगी। ये जो अभी हो रहा है, अनलेस के कहीं कुछ और मामला स्टिच अप हो जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि पीडीएम के फेवर में अभी होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए ये अच्छा डिलीवर करने का साल है, उनकी हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अगर तरीका हुक्मरानी या स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वो है जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर था, तो फिर बस अल्लाह का आसरा है। ठीक है, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर आप तरक्की को सियासत के तराजू में तोलें तो आपको लगता है कि सियासी तौर पे मामलात बड़े साजगार हो सकते हैं इस हुकूमत की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, उसके बाद आके जरा अदादोशुमार मुताल्लिक क्या हुकूमत का जो दावा है वो दुरुस्त साबित हो सकता है, रसूल बख्श साहब से जानते हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक। क्या 2021 तरक्की का साल होगा? अपने एनालिस्ट से जान रहे हैं मुख्तलिफ पहलुओं से। आपकी अदादोशुमार पर बड़ी नजर रहती है रसूल बख्श रईस साहब, क्या समझते हैं मईशत वाइज बेहतर साल होगा? मईशत वाइज मैं समझता हूँ कि बेहतर साल होगा कि जो हुकूमत ने 3-4 इकदाम किए हैं उनके सुमरात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से बाकी मुल्कों में हुआ है, तो उस वजह से जो मनफी तरक्की है हिंदुस्तान की कोई 15% है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी 10%, 7% रही है। हमारी जो मनफी तरक्की है वो 0.5% रही है। तो मईशत खुली रहने से अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो शरायत तरक्की है वो तकरीबन 4% इस साल में हो सकती है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़े मसाइल हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपके पावर सेक्टर में है। जो IPPs हैं उनके साथ इन्होंने मुआहदे किए हैं। जो सर्कुलर डेट है कम से कम उन कंपनियों का जो 2015 से पहले लगे हैं। असल मसला जो बन रहा है 2015 के बाद जो शरीफ खानदान के ज़माने में यहाँ पे लगे हैं उनका सर्कुलर डेट, जो चाइनीज कंपनियां हैं उनका ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो तो आपको लगता है माशी में देखें इंडिकेटर्स को देखें, आप हाँ को ऑप्शन लेंगे माशी आदादोशुमार के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि जो माशी इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो मस्बत जा रहे हैं। दूसरी बात सियासी है, वो ये है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है पिछले 20 साल में कम से कम, फिर आपको ऑप्शन हाँ ले लो ना, सही नहीं है तो इंतखाबी सियासत में वो मार खा जाती है। तो इसलिए उनके एक सियासी जबर भी है, तो बेहतर देखेंगे आप। ठीक है। बड़े चैलेंजेस का सामना है हुकूमत को, अपने आप से भी, अपोजिशन से भी। माशी तौर पे हमें हसन निसार साहब और रसूल बख्श साहब कह रहे हैं कि शायद थोड़ी बेहतरी हो। रीमा, आप कैसे देखती हैं? अलीना, क्या ऐसा बदला है इस साल या बदलेगा जो हम तब्दीली देखेंगे या बेहतरी देखेंगे? जो इश्यूज थे इस हुकूमत के साथ वो तो अब भी वही हैं जो पहले थे, और बल्कि मजीद ऐड हो गए हैं।
मुझे तो बहुत परेशानी है कि कोविड वैक्सीनेशंस के बारे में ये हुकूमत क्या कर रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत स्लो है इसमें, थोड़ा इसमें मैं चाहूंगी कि वो इस पे हमें बताएं कि किस तरह अपने हमें लोगों को सेफ रख सकेंगे और वैक्सीनेशन रोल आउट करने का क्या प्लान है। दूसरी बात, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ इस साल, बहुत और लोग भी देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे। आखिरी बात ये लीना, हुकूमत को जज करने के लिए आप क्या देखते हैं? बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में सियासत को गाली देते हैं, सियासी जमातों को गाली देते हैं, सियासी लीडर्स को गाली देते हैं, लेकिन समहाउ जब वो पीटीआई के बैनर में आ जाते हैं तो फिर वो अच्छे हो जाते हैं। आप देखिए जो एलाइज हैं पीटीआई के कोलिशन में, जो इत्तेहादी ठीक हैं, है। वो तो वही हैं जिन्होंने पहले भी इस मुल्क में गवर्न किया है। आप कैबिनेट उठा के देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने चेहरे ही हैं। तो मेरी नजर में ये बात कि क्योंकि सिर्फ इमरान खान मुख्तलिफ है या वो नए हैं इसलिए हर चीज बेहतर की होगी, मैं तो मुझे ये इतनी कन्विंसिंग बात नहीं लगती। दूसरी आपको नहीं चीज लग ये रहा है? लीना कि ठीक है, एक आपको और नहीं बात, लगता इस कि ये हुकूमत की साल इस हुकूमत के लिए तरक्की का साल होगा? लीना, ठीक है। इस हुकूमत पे एक जो क्रिटिसिज्म है वो ये किया जाता है कि ये एक हाइब्रिड रजीम है और ये सिर्फ लोगों के वोट की बुनियाद, उनके लिए ये प्रायोरिटी शायद ना हो कि उन्होंने अगले इलेक्शन ठीक में है। वोट लेके वापस हुकूमत में आना है, क्योंकि इनको और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। तो अगर आपके पास वो मोटिवेशन भी ठीक नहीं है जी, है, क्योंकि आपको इसके लिए पता हमें है आपको 2023 सपोर्ट का है, इंतजार करना तो होगा एक और देखते हैं अभी तो ये भी एक कि फैक्टर ये है साल मेरे इससे मुताल्लिक क्या दावे किए जा रहे हैं और फिर अगले जो 1-1.5 साल है उसमें हुकूमत क्या कारकर्दगी दिखाती है। जैसे मुनीफ फारूक साहब ने कहा जी, उनको लगता है कि ये साल सियासी इस्तेहकाम का साल होगा, उस ज़िम्न में बेहतरी आ सकती है। रसूल बख्श रईस साहब और हसन निसार साहब कह रहे हैं कि माशी तौर पर उनको लगता है इस्तेहकाम आएगा। मजहर अब्बास साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, रीमा उमर ने नहीं का ऑप्शन लिया है कि उनको इस साल भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती बेहतरी की। जनाब, छोटी सी ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदी जनाब, कुछ बात करेंगे नैब की गुज़श्ता बल्कि रवां जो सेशन है सेनेट का, उसमें गुज़श्ता 2 से 3 सेशंस के दौरान जो बहस रही वो नैब के ऊपर रही। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने इसको बड़ी संजीदगी से उठाया है, इसके ऊपर वो बात भी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बात की और मुख्तलिफ जो अरकान हैं वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि जी बहस एक होनी चाहिए, मौसर अंदाज में बहस होनी चाहिए। आज जो सलीम मांडवीवाला ने कहा, उन्होंने खुर्रम हुमायूं की, जिन्होंने गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले एक खुदकुशी भी की और मुबैना तौर पर उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि जी नैब के दबाव में, प्रेशर में आकर उन्होंने की, तो उनका भी हवाला दिया। सलीम मांडवीवाला के मुताबिक नैब प्रेशराइज करता है लोगों को, उनके मुताबिक नैब के किरदार की समत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो सही समत में नहीं जा रहा। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने नैब के इदारे की तारीफ की। उन्होंने कुछ नंबर्स, स्टैट्स, फिगर्स भी मेंशन किए और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर नैब की कारकर्दगी में बेहतरी आई और फिर उन्होंने बताया कि जी अगर ये इदारे आज़ाद हों और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें तो इससे एहतसाब के अमल में और इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी आती है। तो हमने यही दोनों चीज़ें आज कंपेयर करनी है, वज़ीर आज़म का बयान और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का बयान, या ख़ास तौर पे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने आज सेनेट के इजलास में कहा है। और सवाल हमारा कुछ यूँ है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्या सलीम मांडवीवाला का या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि नैब की कारकर्दगी की तारीफ़ करते हैं। और हमें आज पैनल पर ज्वाइन करिए रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मजहर अब्बास साहब। हसन निसार साहब, देखिए, ये इस तरह के मामलात में ये कहना कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसका मौक़िफ़ गैर दुरुस्त है, डजंट मेक एनी सेंस। जुज़वी तौर पे अपनी अपनी जगह दोनों दुरुस्त बात कर रहे हैं। नैब बस ख़ुद तो मार्ज़ वजूद में नहीं आया, वो तो फिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात हैं जो ख़ुद मार्ज़ वजूद में आती हैं। अच्छा, तो ना इसने अपने पंजे जबड़े ख़ुद बनाए हैं, सो बग़ैर इसकी रूह को मुतासर किए अगर को प्लस माइनस ऊंचा नीचा करना है आपने ज़रूर कर लें, लेकिन नैब का जो बुनियादी तसव्वुर है उसकी ज़रूरत, अहमियत और इफादियत से तो इनकार मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर एक ऐसे माशरे में जहाँ करप्शन वे ऑफ लाइफ है। सम की दुरुस्ती की बात की आपने तो ज़रूर करें, लेकिन बुनियादी कैरेक्टर को तब्दील करना, ये मेरा ख्याल है कि पूरी कौम के साथ ही मजाक होगा, क्रिमिनल होगा ये इस तरह की हरकत करना। बाकी जो आपने कोई डेंटिंग पेंटिंग करनी है ज़रूर कर लें आप। जी ठीक है जी, आप समझते हैं कि कोई साइड नहीं ले सकते इस मामले में, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है ये कहना
जायज़ नहीं होगा। मज़हर अब्बास साहब आज ठीक है मज़हर अब्बास साहब, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? सलीम मांडवी वाला साहब आज कहते हैं कि जी नैब किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको लगाम देनी होगी। देखिए, मेरा ख्याल है दोनों का मौक़िफ़ गलत है। उसकी वजह ये कि सलीम मांडवी वाला तो खुद जो है इस वक्त उनके ऊपर एक इंक्वायरी है, जो भी है गलत है सही है, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के पास ये मौका था कि नैब को बेहतर कर सकती, तो वो उनका मौक़िफ़ तो बिल्कुल गलत है। वज़ीर आज़म को नैब के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में मेरा ख्याल है सही पता ही नहीं है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज ही नैब के हवाले से एक एनालिसिस लिखा है, और ये फैक्ट्स की बुनियाद पर है, और ये नैब के अंदर बैठे हुए लोगों की मालूमात की बुनियाद पे है। और उन्होंने ये कहा कि नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि नैब का चेयरमैन की सिलेक्शन, मेंबरान की भर्ती, यानी ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रेड 21 तक भर्ती की जाती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं आते, ग्रेड 21 में भी भर्ती होती है। और दूसरे ये कि आप परफॉर्मेंस वज़ीर आज़म बताएं कि कोई एक केस बताएं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया हो। नहीं है। कराची में जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं और जगह भी केसेस हुए हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है नैब में। हमारा प्रॉब्लम ये है, हर रूलर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिर्फ अपने पीरियड को देखता है, वो आगे की तरफ नहीं देखता। अगर आपने नैब को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, और ये मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि नैब के मौजूदा और साबका लोगों से बात करने की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि जब तक आप डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं नैब में नहीं करेंगे, जब तक मेरिट का कल्चर नैब के अंदर नहीं आएगा, नैब इज अ वन मैन शो। चेयरमैन एंड चेयरमैन इशू करते हैं, चेयरमैन हर काम करते हैं, बाकी लोग सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। तो जब तक डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होंगी नैब के अंदर, होता यही है कि जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन नैब को मुंतखब कर वो अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद आप देख लें कि नैब के चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और नैब के चेयरमैन के खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाए वो अलग, साबिक चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है। कमरुज़्ज़मान चौधरी के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या नैब ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट की? नहीं कर सकते। जब मैंने मालूम किया कि उनको बोलने लगे हमारा इख्तियार नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते, सिर्फ फसी बुखारी मरहूम के खिलाफ कोर्ट के एक ऑर्डर पे कुछ इंक्वायरी शुरू हुई थी, और उनके ज्यादातर लोगों के बकौल जो पहले चेयरमैन नैब थे जनरल अमजद, जिन्होंने एक दो मामलात की वजह से उन्होंने वहां से अब रिजाइन किया, वरना उससे बेहतर चेयरमैन लोगों के मुताबिक उससे बेहतर चेयरमैन उसके बाद नहीं आया नैब के अंदर। तो जब तक आप नैब के अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं करेंगे, नैब जो है वो एक जरिया रहेगा हर हुकूमत का। हर हुकूमत ने उसको जरिया बनाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एहतसाब ब्यूरो से लेके नैब चेयरमैन तक चले जाए, वरना तो पाकिस्तान में रीमा बेल आउट करेंगी। 1947 प्रिवेंशन जो है करप्शन एक्ट मौजूद है, अगर मैं गलत उसका नाम नहीं ले रहा, उसको आप उठा के देख लें। उसके बाद सिर्फ एंटी करप्शन के नाम पे इस मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, लोगों को उठा के इधर किया, या आपने ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया, याया खान ने 313 को निकाल दिया, भुट्टो साहब ने 1400 को निकाल दिया। करप्शन नीचे आई या नहीं आई? आप अंदाजा कर लें कि अगर नैब 20 साल में है तो 20 साल में करप्शन का ग्राफ नीचे गया है, ऊपर गया है, या अपनी जगह मौजूद है? करप्शन नीचे आई कि नहीं आई, ये अहम सवाल, ये बड़ा अहम सवाल। मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दोनों का बयान ठीक है, वजीर आजम और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों का बयान ही गलत है। कहते हैं जी नैब को सही तरह से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। रीमा उमर साहिबा, बड़ी दफा आप इस पे बात भी कर चुकी हैं, हवाले भी दे चुकी हैं अदालती फैसलों के, हमने भी उसको डिस्कस किया, लेकिन ये बड़ी अहम चीज है। वजीर आजम जहां एक जानिब रिकॉर्ड रिकवरीज के स्टैट्स हमसे शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा नैब के नतीजे में रिकवरी हुई, वहां ये भी फैक्ट है कि जैसे मज़हर साहब ने कहा करप्शन कितनी कम हुई, ये देखना बड़ा जरूरी है। जी शुक्रिया लीना।
अलीना, एक तो आप बहुत टेक्निकल तरह से नैब के इशू को देख सकते हैं, जिसमें आप रिकवरीज देख सकते हैं, केसेस देख सकते हैं, सक्सेस रेट्स देख सकते हैं, कितने अरेस्ट हुए देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये मेरी नजर में सही पर्सपेक्टिव नहीं होगा। नैब जो है, मेरा ख्याल है उसके हमें डिजाइन को देखना है, और मेरा ख्याल है नैब का डिजाइन जो है उसमें ही मसला है, फंडामेंटल मसला है। नैब क्यों बनाया गया? वो करप्शन कम करने के लिए नहीं बनाया गया, और आप बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रही हूँ। आप नैब के पूरे स्ट्रक्चर को देखें जिसकी मजर साहब ने बात की, ये इत्तेफाक नहीं है। आप नैब की पावर्स की बात करें, वो इत्तेफाक नहीं है कि बेल की प्रोविजन नहीं है, इतनी लंबी रिमांड की प्रोविजंस हैं, इतने वेगली डिफाइंड ऑफेंसेस हैं, आपने इम्यूनिटी दी हुई है पूरी नैब को कि अगर वो कुछ गलत भी करें आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सब चीजें दिखाती हैं कि ये एक डिजाइन के तहत किया गया है, डिजाइन के तहत ये ऑर्डिनेंस आई थी। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पीपल्स पार्टी के को भी वक्त मिला, पीएमएलएन को भी मिला, इनको इस कानून में तरमीम करनी चाहिए थी या खत्म करके कुछ और बनाना चाहिए था। इस पे मेरा ख्याल है कुछ एफर्ट्स भी हुए, लेकिन कुछ कर नहीं पाई ये दोनों पार्टीज। लेकिन हम और भी बहुत से कवानीन हैं इस मुल्क में। हम आप पीपीसी उठा के देख लें, ये बगावत जो है ये कब से है, हमारे ओरिजिनल पीनल कोड कई 100 साल से है, उसमें तरमीम नहीं की गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं हर एक के ऊपर बगावत के मुकदमे बन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं हाँ उनको तब्दील करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है आज अगर हम देखते हैं तो कौन विक्टिमाइज हो रहा है, कौन परसिक्यूट हो रहा है, और उनका गिला बनता है। बैक टू द क्वेश्चन ऑफ डिजाइन, इस मुल्क में एक सोच पाई जाती है कि खास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उनको खत्म करना है, बाय हुक और बाय क्रुक करना है, और नैब को इस्तेमाल करके अगर इस एंड तक आप पहुंचना चाहते हो तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि उस तरह के मुकदमे बन रहे हैं, लीडरशिप के खिलाफ बन रहे हैं, जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ बन रहे हैं, जो समझा जाता है कि थोड़ा सोबर है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, उसके खिलाफ भी बन रहे हैं। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो नैब से आप बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर करप्शन खत्म करना आपका ऑब्जेक्टिव है, इंसाफ के साथ खत्म करना आपका ऑब्जेक्टिव है, फेयर ट्रायल को सामने रख के, ह्यूमन राइट्स को सामने रख के, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि नैब इसमें पूरी तरह से नाकाम हुई है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आप कहाँ खड़े हैं इस डिबेट में, वो डिटरमिन करेगा कि आप नैब को किस तरह देखते हैं। ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, लेकिन दूसरी जानब हम अगेन टू कोट वजीर आजम इमरान खान, वो रिकवरीज बता रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि कितनी हुई हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास प्ली बार्गेन्स हो रही हैं, जिस तरह भी रिकवरी हो रही है, ये भी तो अहम है। जी देखें, मैंने जो पढ़ा है आज किसी अखबार में कि पिछले 5 या 6-7 साल में जो रिकवरीज हैं वो 470 या 80 अरब रुपए की रिकवरी है। ये प्ली बार्गेन में 487 बिलियन उन्होंने रिकवर किया है, अच्छी बात है। लेकिन इस किससे रिकवर किया है? ये रिकवर सियासतदानों से नहीं किया। ये रिकवर अगर किया है तो ये बिजनेसमैन है और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और जाहिर है कि जो मुल्क के अंदर करप्शन है वो एक शोबा जिंदगी में तो नहीं है, सिर्फ सियासतदानों में तो नहीं है। जिसके पास भी इक़्तिदार रहा है और जिसको भी मौका मिला है, ये बदकिस्मती है हमारी आज़ादी के बाद कि गोरों से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका मुकाबला करें नौबादियाती निज़ाम का। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सारी तीसरी दुनिया के ममालिक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो ब्राउन और काला साहब आया उसने तो तबाही मचा दी अपने मुआशरे की। तो ये हर शोबे में है, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भी करप्शन की है, जिस जमात में है या ब्यूरोक्रेसी में है या अदलिया में है या रियासत के दीगर इदारों में है, उसका एहतसाब तो होना चाहिए। एहतसाब के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। दूसरी जो बात है कि जो मेरे दोस्तों ने बात की, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये मामला चला है जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। याद होगा आपको कि एहतसाब ब्यूरो बना था। एहतसाब ब्यूरो बना, मलिक सैफुर रहमान साहब उसके चेयरमैन थे और बड़े ताकतवर थे, और उन्होंने जो पैसा मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लगाया तहकीकात के लिए, और तहकीकात का हदफ सिर्फ 2 अफराद और उनके साथी थे, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी और एक जरदारी साहब थे। उस वक्त उनका मकसद क्या था? और जो वहां पे देखें उनके जो तहकीकात हुई उसके नतीजे के तौर पर
दुनिया का कोई अखबार नहीं, कोई जरीदा नहीं कि जहाँ पे खबरें पाकिस्तान के बारे में ना छुपी हो। मैं सिर्फ एक असूली बात करना चाहता हूँ, एक सियासी हकीकत और एक असूली बात। असूली बात तो मैं ये कहता हूँ कि एहतसाब सबका यकसा, बराबर, इंसाफ और शफाफियत के साथ होना लाजिम है। दूसरी जो हकीकत है वो ये है कि मैं सबसे इत्तेफाक करता हूँ कि एहतसाब के इदारों को, कानून को, इंसाफ को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोई इससे मुतसना नहीं है कि मुकदमात बने जरदारी साहब सर, फिर वो ये वाली डिबेट फिर वहीं चली जाती है ना कि अगर पीछे, ठीक है रसूल बख्श साहब ये, लेकिन फिर डिबेट वहीं चली जाती है कि अगर पहले वालों ने किया तो तब्दीली तो अब आई है ना, अब तो बेहतर होना चाहिए था। मजहर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सियासी बुनियादों पर, मुझे नहीं मालूम कि सियासी बुनियादों पर कोई मुकदमा इस हुकूमत में बना, मेरे इल्म में नहीं, मैं जाती तौर पर, अगर बना है तो गलत है, उसकी हमें बिल्कुल मज़ामत करनी चाहिए। जो भी मुकदमे सिर्फ इस मकसद के लिए बने हैं कि लोगों को हरासा करके, ठीक है, तो मैं ये समझ रही हूँ आपकी बात से, मैं ये आपकी बात से समझ रही हूँ कि वजीर आजम का ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप समझते हैं उनका मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा, आप वो भी नहीं, ठीक है, दोनों नहीं है जी। मजहर साहब, अली ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगेन बिल्कुल रसूल बख्श रईस साहब ने दुरुस्त कहा कि एहतसाब के बगैर जो है कोई भी निज़ाम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का डेमोक्रेसी नहीं सस्टेन कर सकती। लेकिन एहतसाब का निज़ाम होना कैसे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर वो अक्रॉस द बोर्ड होगा तो जाहिर है सब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड भी हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए कि पिछले 20 साल में जो नैब के अफसरान जिनकी तकर्रुरी हुई, उनकी कैपेसिटी क्या थी, उनकी कॉम्पिटेंस कितनी है, उनको व्हाइट कॉलर क्राइम का पता कितना है, और उन सारे केसेस, अब ये जो फिगर्स आई हैं जो नैब ने दिए हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया, जरा मालूम तो करें कि इनके अंदर अभी एक फजाइया प्रोजेक्ट था जिसमें 16 अरब रुपए इनमें मजीद, जो है वापस किए। अच्छा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, ठीक है, मैं मुनीर फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एक पूरा कंप्लीट कर लूं मैं ये जुमला। उसके अंदर रिफंड का लफ्ज यूज हुआ है क्योंकि उसमें कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, यानी नैब के कानून में रिफंड नहीं है, प्ली बार्गेन है। इस केस के अंदर जिसमें 16 अरब रुपए वापस किए जा रहे हैं, उसके अंदर रिफंड यूज किया है कि इनको वापस। इसका मतलब यह है कि आप वो प्ली बार्गेन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी हद तक। नैब वाले कहते हैं कि हम प्ली बार्गेन ही समझते हैं इसको, लेकिन उनको रिफंड किया जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। किसी चीज को खत्म करना, बिल्कुल एबॉलिश करना, वो जाहिर है मसले का हल नहीं होता। ठीक है, वो मसले का हल नहीं होता। मुनीर फारूक साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से भी आप इसको किस तरह से देखते हैं, दोनों मौक़िफ़ को, और फिर सियासी तौर पे भी, जैसे हमारे तमाम एनालिस्ट ने गुफ्तगू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कानूनी इसका एस्पेक्ट है, कुछ रोशनी तो रीमा उमर साहिबा ने डाली है। आई वुड फर्दर ऐड ऑन टू इट कि ये बात दुरुस्त है कि उसके जो कानून है उसके अंदर ही बड़ा सुकम मौजूद है, एम्बिगुअसली डिफाइंड है, और फिर जो पूरा जो प्रोसीजर है, ट्रायल कोर्ट के अंदर भी कोई बेल की ऑप्शन नहीं है। ये सारी बातें खैर ऑलरेडी सबको पता है। कानून में भी तब्दीली रिक्वायर्ड है। अब आ जाते हैं ज़रा उसके इदारे के कॉन्डक्ट के हवाले से। एक तो मैं आपका आसान कर देता हूँ आपके लिए, दोनों ही तरफ से जो मौक़िफ़ है, जैसे मदर बासा भी फरमा रहे थे, दोनों ही तरफ से जो मौक़िफ़ है वो गलत है, एग्जैजरेटेड है। मैं इतना आपको बता दूँ कि आज की तारीख़ में नैब अगर 90 नहीं बल्कि शायद 110% हुकूमत के कंट्रोल के अंदर है। नैब वही करता है, कर रहा है जो उसे करने का कहा जा रहा है। आई हैव रीजंस टू बिलीव कि नैब के अंदर जो कॉम्पिटेंस का इशू है, मैं आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, एक कॉम्पिटेंस जो सलाहियत है किसी भी के हवाले से, उस हवाले से मैं इतना कह दूं कि जो लोग अब ये जितने आपके डीजीज़ होते हैं, डीजी नैब पिंडी, डीजी नैब लाहौर, डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा, कराची होंगे, इन तमाम डीजीज़ में से मैं एक बता देता हूँ कि इनमें से ऐसे लोग भी डीजी लगे हुए हैं जो एक ज़माने में नैब में एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर थे, गाड़ियाँ तकसीम किया करते थे अफसरान के दरमियान, या हाज़िरी मॉनिटर किया करते थे, उनको डीजी के ओहदे तक पहुंचाया गया। अब आप अंदाज़ा लग गए हैं कि किसी एक जगह पर कोई शख्स डीजी लगा हुआ है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वाइट कॉलर क्राइम आपके लिए इन्वेस्टिगेट करके देगा आपको?
जब फिर वो थोड़ा एक्सपोज होते हैं तो उनके अपनी गत बनवा लेते हैं टेलीविज़न के ऊपर आकर। मसला ये है कि इस इदारे के अंदर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की मुझे नहीं लगता अभी होगा, बिकॉज ये अभी अपना काम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जिस काम के लिए ये मैन्युफैक्चर किया गया था। ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था और वो काम में बेहतरीन कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा। जिसको ज़रा थोड़ा स्क्रू जिसका टाइट करना हो उसको यहाँ से टाइट करवा दिया जाता है। अभी आगे भी आप देखें, ये पर्सनल विम्स एंड विशेस के ऊपर ये तमाम काम होते हैं और लेट मी अश्योर यू ये अभी ऐसा ही चलेगा, बिकॉज जिस काम के ये बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि इसका काम यही है। ये कोई क्राइम शाइम या वाइट कलर का क्राइम के चक्कर में नहीं बना था कि जी हम बड़ा पैसा वहाँ से ले आएंगे और ये कर देंगे वो कर लेंगे। जिस काम के लिए बना था वो काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। सो रेस्ट अश्योर्ड ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। और जो ये कहा जाता है मुस्तकबिल करीब में भी आपको ऐसी ही कार्रवाई, जी ये कहा जाता है ना कि बहुत इंडिपेंडेंट है। ये एक होता है कि थोड़ा मीठा ज्यादा कर देना, एक होता है पूरी की पूरी बोरी मीठे की डाल देना कि एक चाय की प्याली के अंदर इतनी कि आपके गले में वो लगना। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी हो या जिसको सूट कर रहा हो तो उसको अच्छा लगता है और जिसको नहीं कर रहा तो वो इसलिए कड़वा कड़वा? देखिए ये सूट किसी को भी नहीं करता, सूट सिर्फ उसको अच्छा जी सूट जो है सूट सिर्फ ये उसको करता है जो हुकूमत में हो। और अगर ये भी बात दुरुस्त है कि नैब की जो रिपोर्टिंग लाइंस हैं तो वो क्या है? आप दोनों को ही गलत कह रहे हैं। जी हाँ, दोनों को ही गलत कह रहा हूँ। मैंने तो आपके लिए पहले ही आसान कर दिया था। हाँ ठीक है, पहले ही आसान कर दिया। ठीक है जी, हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ने कहा है कि जी न वज़ीर आज़म ना सलीम मानवी वाला किसी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। नैब के इदारे पे खुसूसन कहा गया है कि उसकी स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, उसको सही करने की ज़रूरत है, तो फिर इस मामले में बेहतरी आ सकती है। रीमा उमर साहिबा ने सलीम मानवी वाला के मौक़िफ़ की तायीद कहती है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।